इविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उससे लेकर मैं आप लोग के बीच आया हूं। इस सेट में 90 क्वेश्चन है जिसे आप लोग को ध्यान से देखना है। ये सेट नंबर आपका है 4, 5, 6। सेट नंबर जो है ये 4, 5 एंड 6 है। कल मैंने अपलोड किया था 1, 2, 3। अगर आपने 1, 2, 3 सेट नंबर नहीं देखे हैं तो ये ज़रूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा और मैं आपका सजेशन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक इविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं कल आपको बताया था पनामा नहर के बारे में। तो पनामा नहर जो है आपका अटलांटिक ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन के बीच में है। कहाँ? अटलांटिक ओशन से और पैसिफिक ओशन के बीच में जो है उसको बोलते हैं हम लोग पनामा नहर बोलते हैं, जो कि 1914 ईस्वी में खोल दिया गया था। कब खोला गया था? 1914 ईस्वी में खोल दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत भी 1914 ईस्वी से ही हुआ था और 1918 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक हुआ था। अब आते हैं सेट नंबर 4 में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? तो इनका जो नाम था पॉल ए सैमुअल्सन है। क्या नाम है इनका? पॉल ए सैमुअल्सन। दूसरा क्वेश्चन में आइए। भारत में जो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो अमर्त्य सेन को 1998 में मिला है। कब मिला है? 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आपको ये बताना है कि भौतिकी के क्षेत्र में भारत में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी धन की आपूर्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किसी निर्धारित समयावधि में परिचालन में आ रहे धन का कुल स्टॉक। धन की आपूर्ति का मतलब क्या हुआ? किसी निर्धारित को फिक्स समय के समय में जो धन का प्रचलन आ रहा है उसके बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नुक्कड़ की दुकान यानी कि कॉर्नर शॉप किसका उदाहरण है? तो कॉर्नर शॉप जो उदाहरण है आपका एकल व्यापार का है। किसका? एकल व्यापार का उदाहरण है कॉर्नर शॉप। कॉर्नर शॉप देखिए, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपका सेल वगैरह हो गया, सेल ये सब हो गया आपका पब्लिक कंपनी है। लिमिटेड कंपनी हो गया, जैसे कि टिस्को वगैरह में क्या लेते हैं लिमिटेड। बीएसएनएल क्या है? लिमिटेड कंपनी है। और साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप पर जो कंपनी चल रहा है, और एकल जो अपना खुद का व्यापार कर रहा है, तो इस कॉर्नर शॉप पर जो रहेगा ये उदाहरण आपका रहेगा एकल व्यापार का। निम्नलिखित में से क्या बाजार अर्थशास्त्र व्यवस्था का लाभ है? तो इसका जवाब आपको देना है। तो इसमें जैसे निम्नलिखित में से क्या बाजार अर्थव्यवस्था का लाभ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उत्पादकों को प्रोत्साहित करना। किसको? उत्पादक जो भी है उसको प्रोत्साहन करेंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था लाभ होगा। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि उसका सेलिंग अच्छा है तभी ना प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैन्युफैक्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं यानी कि उत्पादकों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है? आपको बताना है कि ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत के बीच में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कुल स्थिर लागत है। क्या है? कुल स्थिर लागत इसका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है? ये जो कहने का श्रेय जाता है वो जाता है अरस्तु को। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को ही जीव विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए।
भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? पहले संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया था, लेकिन बाद में संशोधन करके इसे कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो मूल कर्तव्य हम लोग रसिया से लिए हैं। और मूल अधिकार के बारे में अगर बात करते हैं तो मूल अधिकार हम लोग लिए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो मूल कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें क्या है? तो मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय गान ध्वज आदि का सम्मान करना, सही है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, ये भी सही है। और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, ये भी सही है। हम लोग का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन, ये राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अब आपको बताना है कि वंदे मातरम किस बुक से लिया गया है और उस बुक के रचयिता कौन है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो मेरा मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास में अपना योगदान देना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना। अब आइए कि सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? सूचना का अधिकार जो है किस पर आधारित है, इसका जवाब आपको देना है। तो सूचना का अधिकार जो आपका आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये आपका अनुच्छेद 1 के अंतर्गत निहित बातों के बारे में, किसके? अनुच्छेद 1 के तहत निहित बातों के बारे में कहा गया है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता का भी बात किया गया है अनुच्छेद 19 के क में ही। अब आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता के अधिकार के बारे में जो बात करता है वो आर्टिकल 21 करता है। और आर्टिकल 32 को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला गया है, जो कि संविधान के धार्मिक उपाचायों का अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पर है पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे पोस्ट डेटेड चेक कहे थे? तो ये जो गांधी जी बोले थे, किससे बोले थे? क्रिप्ट मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है यहाँ से। एशिया के कई भागों में बौद्ध साम्राज्य का प्रचार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया? तो अशोक जो नियुक्त किया था वो क्या था? धर्म महापात्रा और संघमित्रा को। किसको? धर्म महापात्रा और संघमित्रा को श्रीलंका आदि देशों में अशोक भेजे थे। सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने? तो ये आपका बताना है कि किसके? तो गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में ये बने। देखिए, सिख धर्म में 10 गुरु हैं और लास्ट गुरु उनका जो पवित्र ग्रंथ है गुरु हरदेव साहिब को ही उन्होंने अपना 11वां गुरु मान लिया, उन्हीं को ही उन लोग रखते हैं। और ऐसे सिख धर्म में 10 गुरु हैं। ठीक है, और लास्ट गुरु है जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। कौन है लास्ट गुरु का नाम? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, बिहार में हुआ था इनका जन्म। खजुराहो किसकी राजधानी थी? तो खजुराहो चंदेल की राजधानी थी। किसकी? चंदेल की राजधानी कहाँ था? खजुराहो। ब्रिटिश शासन काल में भारत आने और भव्य दरबार आयोजित करने वाले एकमात्र ब्रिटिश राजा कौन थे? कौन सा राजा भारत आए थे ब्रिटिश के? तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा जॉर्ज पंचम। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम भारत आए थे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया? तो ये स्वीकार करने का श्रेय जाता है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक थे, उसके दरबार में मेगास्थनीज रहते थे। राजदूत यूनानियों का सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सबसे बड़ा उद्योग का नाम आपको बताना है। तो सबसे बड़ा उद्योग है आपका वस्त्र उद्योग। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कहीं इस्पात दिया है, लेकिन वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। आप इसका देख के आंसर आपको बताना है। चलिए, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो पृथ्वी के परिधि को सबसे पहले मापने का श्रेय जाता है इरेटोस्थीज को। किसे? इरेटोस्थीज को जाता है। निम्नलिखित में से किस भूरूप का संबंध ग्लेशियर से नहीं है? तो किसका संबंध ग्लेशियर से नहीं है? तो ये जो संबंध है प्राकृतिक घाट का। किसका? प्राकृतिक घाट का संबंध ग्लेशियर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसका जीडीपी का हिस्सा होगा। तो ये मछलियां किसका जीडीपी का हिस्सा होगा। तो ये जीडीपी का भारत का जीडीपी का हिस्सा होगा। क्या भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के हिस्सा हो जाएगा। क्या इसको बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। पेडोलॉजी का संबंध किस वैज्ञानिक अध्ययन से है। पेडोलॉजी का संबंध किस वैज्ञानिक अध्ययन से है। तो इसके बारे में मिट्टी यानी कि मृदा के बारे में है। निम्नलिखित में कौन सा जीव विशेष रूप से समुद्री प्राणी है। तो समुद्री प्राणी आपको कौन है, एकाइनोडर्म। कौन है, एकाइनोडर्म है जो एक समुद्री प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय भाषा की नकल करता है। तो ये है डॉल्फिन। कौन मानवीय भाषा की नकल करता है, तो डॉल्फिन है। होमोग्लोबिन किस प्रकार का रोग है। तो होमोग्लोबिन किस प्रकार का रोग है आपका, वंशानुगत। कौन सा रोग है, होमोग्लोबिन वंशानुगत रोग है। होमोफिलिया दरअसल नाम है इसका, होमोग्लोबिन मैं बोल रहा था, होमोफिलिया। होमोफिलिया किस प्रकार का रोग है। तो ये वंशानुगत रोग है। कौन सा रोग है, वंशानुगत रोग। क्या होता है, कभी कभी दिमाग में कुछ चलते रहता है, उसके बारे में बोलना है और इसी दौरान कुछ गलत निकल जाता है, तो थोड़ा सा उसको कंसीडर करके चलना है। जीवित प्राणी को सबसे अधिक ऊर्जा किससे उपलब्ध होती है। तो ये हो जाता है एटीपी के थ्रू। किसके द्वारा, एटीपी के द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा जीवित प्राणियों को मिलता है। एचआईवी क्या है, एचआईवी एक वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि विषाणु जनित रोग है। जैसे कि कोरोना क्या है, कोरोना भी वायरस से हो रहा है। तो कोरोना क्या चीज़ से होता है, तो आपको बोलना है कोरोना विषाणु से होने वाला एक रोग है। तब वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या बोलते हैं। वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम विज्ञान। क्या बोलेंगे, मौसम विज्ञान। जैव विविधता अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ था। तो इसका सचिवालय कहाँ था, ये आपका मॉन्ट्रियल में, जो कि कनाडा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कनाडा में मॉन्ट्रियल पड़ता है। देखिए, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे हरा शहर माना गया है। सबसे हरा शहर किसे माना गया है, तो वो शहर माना गया है आपका चंडीगढ़ को। क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्नफिन होता है। कौन सा पॉर्नफिन होता है क्लोरोफिल में, तो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम। किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित किया जाए तो चम्मच के साथ क्या होगा। तो चम्मच के साथ क्या होगा ये आपको बताना है। चम्मच के साथ हो जाएगा कि चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रड का एनोड पर जाना। कैथोड का मतलब हो जाता है आपका निगेटिव चार्ज और एनोड का मतलब हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो चम्मच के कैथोड और शुद्ध निकेल रड को एनोड पर बनना। ठीक है, चम्मच कहाँ रहेगा आपका, कैथोड पे रहेगा। चम्मच रहेगा कैथोड पे, चम्मच रहेगा और एनोड पे रहेगा आपका शुद्ध निकेल। निकेल यानी कि Ni निकेल कहाँ रहेगा आपका, एनोड पे रहेगा। तो पहला सेट यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं सेकेंड नंबर सेट पे। किस पे, सेकेंड सेट पे आते हैं, यानी कि सेट नंबर 4 ये आपका है। ठीक है, सेट नंबर 4 पे आते हैं। चलिए, सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और, जैसे कि तुर्की का जो राजधानी आपका है, तुर्की का राजधानी कहाँ है आपका। तो तुर्की का जो राजधानी आपका है, तुर्की का राजधानी आपका अंकारा है। कहाँ है, कल एक क्वेश्चन था उसी के सिलसिले में मैं उल्टा उसमें अंकारा तुर्की की राजधानी। और कनाडा का राजधानी का क्या नाम है, कनाडा का राजधानी का नाम है ओटावा। क्या नाम है, कनाडा का राजधानी का नाम है ओटावा। तुर्की का राजधानी का नाम है आपका, बताना है। तो तुर्की का राजधानी का क्या नाम है, तुर्की का राजधानी का नाम है अंकारा। चलिए, अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अब आते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं। तो लोकतंत्र के आदर्श को हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो ये आपका प्रस्तावना में दिया हुआ है। कहाँ, प्रस्तावना में हम लोग देख सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हम लोग का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है। तो ये कौन सा देता है, तो ये देता है आपका अनुच्छेद 40। कौन देता है, अनुच्छेद 40 देता है।
भारत के न्यायवादी जो हैं कहाँ पे सुनवाई कर सकते हैं? तो महाभारत के जो भी महान्यायवादी हैं उनका अधिकार है कि भारत के किसी भी न्यायालय में वो सुनवाई कर सकते हैं। प्राचीन चोल की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन चोल की राजधानी कहाँ थी आपको बताना है। प्राचीन चोल की राजधानी थी उरैयूर। कहाँ थी? उरैयूर उसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन बताना है कि दिल्ली के सुल्तान के वंशों का क्रमानुसार बताना है कि दिल्ली सल्तनत के समय में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जो सल्तनत चला दिल्ली में, उसमें क्या वंश का क्रम रहा था? हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? GK TSL, ठीक है, यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। देख लीजिए इसी हर पे आपका इसमें मिल जाएगा। देखिए अब इसमें पहले हम क्या बोले? गुलाम, ये आपका गुलाम के खिलजी, यानी कि खिलजी के बाद GK T तुगलक और लास्ट में सैयद। देखिए यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो हम कल जब हम आप बता रहे थे तो हम आपको बताए थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के बारे में। तो हम जब बोले थे कि जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करे, दिस इज द प्राइमरी सेक्टर। कौन? प्राइमरी सेक्टर होगा। जैसे प्राइमरी सेक्टर में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उन्हें रेड कॉलर बोला जाता है। सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम हो, और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर। और टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर रिलेटेड काम हो गया, ये सब जो भी काम आता है ये आपका टर्सरी सेक्टर में आता है। और टर्सरी सेक्टर में जो बोलते हैं वर्कर्स काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? वाइट कॉलर। क्या बोलते हैं? वाइट कॉलर उसको हम बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम जो आधारित है उपभोक्ता की प्राथमिकता पे। जितना उपभोक्ता किसी चीज़ का डिमांड करेगा उतना ही उसको ना वो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो मांग का जो नियम है, जितना उपभोक्ता मांग करेगा, यानी कि उपभोक्ता की प्राथमिकता के ऊपर। मान लेते हैं कि अभी कोई उपभोक्ता है जो लाइफ बॉय यूज कर रहा है, मार्केट में लाइफ बॉय बहुत आ गया। अब कोई उपभोक्ता बोला लाइफ बॉय ने डिटॉल हमको यूज करना था, डिटॉल यूज करो। पहले के समय में क्या था? मोबाइल की हम बात करते हैं, पहले सबके यहाँ नोकिया था। कौन था? नोकिया। तो उसको कौन रिप्लेस कर दिया? उसको सैमसंग रिप्लेस किया ना। तो ये यानी कि क्या हुआ? उपभोक्ता का प्राथमिकता चेंज कर गया। नोकिया सो किस में आ गया? सैमसंग में। तो ये भी आपका मांग का जो नियम है ये आपका डिपेंड करेगा। मांग का नियम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो इसमें क्या है? निम्नलिखित में कौन उच्च गणन की विधि नहीं है? तो उच्च गणन की जो विधि नहीं है बचत उपागम है। क्या है? बचत उपागम जो है आपका उच्च गणन की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है वो क्या कहलाता है? सरकार द्वारा विदेशों से लिया गया उधार की राशि ही कहलाएगा बाह्य ऋण। बाह्य ऋण यानी कि बाहर से लिया गया पैसा, कर्जा। तो ये जब सरकार, भारत का RBI हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गया, जब बाहर से उधार लेता है तो वो आपका कहलाता है बाह्य ऋण। क्वेश्चन नंबर 11, वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखता है तथा उत्पादन की कुल चीज़ें की पूर्ति करता है, यह कहलाती है। यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है अंतर्निहित लागतें। क्या कहलाती है? अंतर्निहित लागतें। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये जो कहने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। किन्हें जाता है? महात्मा गांधी को ये श्रेय जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो विश्व का ब्रेड बास्केट का जो खिताब मिला हुआ है भूमध्य अक्षांश घास स्थल को। किसे? मध्य अक्षांश घास स्थल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। इसमें क्या लिखा है
कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। एशिया उत्तरी अमेरिका जो आपका पृथक होते हैं बेरिंग जल डमरू के द्वारा। किसके द्वारा? बेरिंग जल डमरू के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका आपस में अलग हो जाते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये जो नियंत्रित होता है आपका ऑक्सीन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीन के द्वारा। दुग्ध जनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ पे होता है? तो यह हार्मोन्स का स्राव होता है आपका दुग्ध जनक ये आपका स्तन ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? स्तन ग्रंथि में। लेकिन बुक में दिया हुआ है आपका इसका पीयूष ग्रंथि, ये आपका स्तन ग्रंथि इसको माना है। दूध जनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? तो स्तन ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? स्तन ग्रंथि से होता है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को जो मॉनिटर करता है वो कौन करता है? लाइकेन। कौन करता है? लाइकेन करता है वायु प्रदूषण को मॉनिटर। निम्नलिखित में मानव का शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल के संतुलन का उत्तरदायी है? तो जल के संतुलन का उत्तरदायी कौन है? गुर्दा है। कौन है? गुर्दा उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल। भारत में डच का सबसे पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित हुआ? तो ये जो उपनिवेश स्थापित हुआ मुसलिपट्टनम में हुआ। कहाँ हुआ? मुसलिपट्टनम में हुआ। ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय जाता है थॉमस मुनरो को। किन्हें जाता है? थॉमस मुनरो को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो इटली के एकीकरण से जो संबंधित नहीं है उनका नाम है मुसोलिनी। क्या नाम है? मुसोलिनी। बृहद यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम आपका हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। हिमालय 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो ग्रेटर हिमालय का पहला पार्ट, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। ज्वालामुखी के कप का आकार के मुख को क्या कहते हैं? कोई ज्वालामुखी फूटे तो ऊपर में जो आकृति कुछ इस तरीक़ा से बन जाता है, तो इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस आकृति को हम लोग बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलेंगे? क्रेटर। इस आकृति को हम लोग बोलेंगे क्रेटर। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को आपका कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे कौन थे? आत्मा राम। कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंगा का क्या नाम थे? आत्माराम पांडुरंगा। इसके अलावा जो आर्य समाज के संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का किनका था? दयानंद सरस्वती का था। और ब्रह्म समाज के जो थे राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इसमें बताना है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम आपको बताना है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। सबसे पहले कौन सा घटना हुआ? 1 नंबर में हुआ ग्लोरियस की घटना। कौन सा हुआ? ग्लोरियस की घटना। उसके बाद अमेरिका की स्वतंत्रता लड़ाई की हुई। तीसरा नंबर पे आपका फ्रांस का हुआ। और चौथा नंबर पे लास्ट में रूस का क्रांति हुआ। जो रूस के लास्ट राजा उस समय के थे जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटा के फेंका। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 28 का क्या है कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। उसके बाद धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आर्द्र मिट्टी कौन सी होती है? मृदा का नाम बताना। सबसे अच्छा धान के लिए जो मृदा होता है वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये लोहा के कारण। किसके कारण? लोहा के कारण। सेट नंबर 3 पे आ जाते हैं। चलिए सेट नंबर 3 के पहले आपको क्या करना है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपको क्या कर देना है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपको
लाइक कर देना है। वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिए। ईवीडियंट क्लासेस को यूट्यूब ईवीडियंट क्लासेस को आपका फेसबुक पे और इसका टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है, ठीक है। चलिए अब सेट नंबर 3 पे आते हैं। तो सेट नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यानी कि 6 नंबर सेट में है, आज का तीसरा सेट है। भारत 4 वर्ष के लिए राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ के नए महासचिव कौन चुने गए हैं। तो पहले थे कि कौन थे, कमलेश शर्मा, बट 2016 में जो बने हैं नया, उनका नाम है पेट्रिशिया स्कॉटलैंड। क्या नाम है, पेट्रिशिया स्कॉटलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितनी प्रतिशत श्रम शक्तियाँ कृषि पे आधारित है। तो भारत की जो श्रम शक्तियाँ कृषि पे आधारित है वो 64% है। इसलिए बोला जाता है कि भारत की आधे से ज़्यादा आबादी आपका कृषि पर आधारित है। इसमें बताना है किस बंदरगाह को डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी मानसून पवन के झरोकों से रक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका बंदरगाह है, तो इनमें से कोई नहीं। उस बंदरगाह का नाम आपका है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन बंदरगाह, विशाखापट्टनम में अवस्थित बंदरगाह। कुंडा परियोजना किस राज्य की जल विद्युत परियोजना है। तो कुंडा परियोजना जो जल विद्युत परियोजना है आपकी तमिलनाडु का जो परियोजना का नाम है कुंडा परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंटोस क्या है। सेंटोस क्या है ये चीज़ आपको बताना है। सेंटोस क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो सेंटोस जो आपका है एक कॉफ़ी पतन है, यानी कि कॉफ़ी पोर्ट है। क्या है, कॉफ़ी पोर्ट का नाम आपका है सेंटोस। क्या नाम है, सेंटोस आपका एक कॉफ़ी पोर्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे आप आइए। क्वेश्चन का है आपका नोरबुलिंग का पैलेस कहाँ का है। तो ये पैलेस आपका है तिब्बत का। कहाँ का है, तिब्बत का। अगला क्वेश्चन है, बल्लार शाह विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे अवस्थित है, महाराष्ट्र में बल्लार शाह ताप विद्युत केंद्र अवस्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। कब, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। कल के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, बिदरी हस्तकला का प्रचलन देश के किस प्रांत में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और बिदरी हस्तकला का जो प्रचलन है आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक पोट रहता है, मतलब कि बर्तन रहता है जिसमें तरह तरह का आकृतियाँ बना रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिदरी हस्तकला, जिसका प्रचलन देश के कर्नाटक राज्य में है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को नेपाल में हम लोग बोलते हैं नारायणी नदी के नाम से। कौन सा नाम से, नारायणी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया ताकि प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो सके। क्यों, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए वर्साई की संधि पे जर्मनी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं दाबोगा पांडुरंगा, और ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या नाम है, राजा राम मोहन राय। देखिए सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ा और एक और नाम उसके लिए जाना जाता है। उस अधिवेशन का क्या नाम था, इसका आपको आंसर देना। तो उस अधिवेशन का नाम था सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गया। गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल के समय में, यानी कि उसमें शायद लाल बाल पाल अलग हो गए थे। और नरम दल में कौन थे, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे नरम दल के नेता थे। मदन मोहन मालवीय नरम दल के नेता थे। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।
आपको बताना है कमेंट सेक्शन में मुस्लिम लीग की स्थापना करने का श्रेय किन बंधुओं को जाता है। दो भाई मिलकर इनका स्थापना किया था, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो इनका नाम है राज राजा। का नाम है राज राजा। अगर आपने अभी तक चोल साम्राज्य से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो इसका भी लिंक हम आपको सजेशन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ से भी दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजवंश था चोल राजवंश, जहाँ से बहुत से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध तब प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ प्रथम युद्ध, इसके बारे में आपको बताना है। जब जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन करते हुए पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है आपको। शीत युद्ध किसके किसके बीच का संघर्ष था। तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, यानी कि जो पहले का रूस था और वर्तमान अमेरिका के बीच में जो झगड़ा था आपका शीत युद्ध कहलाता था। क्या कहलाता था? शीत युद्ध कहलाता था। इसमें क्या था, सभी दोनों देशों के बीच एक अलग तरीका का प्रतिहोर लगा रहता था। अगर अमेरिका मिसाइल बनाया तो रूस को भी मिसाइल बनाना है, दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा बना रहता था। अगला क्वेश्चन आइए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं मोहनदास कौन? करमचंद गांधी। कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी इसके लेखक हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो बहुत ही फेमस आपका किताब है जिसके लेखक का नाम है देवकीनंद खत्री। क्या नाम है? देवकीनंद खत्री इसके लेखक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं शामिल है। तो ये जो मौलिक अधिकार में नहीं शामिल है, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। क्या है? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन शामिल नहीं है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की विधि क्या है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव का विधि है ये है आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कल मैंने पूछा था कि राज्यसभा में जो रंजन गोगोई का नियुक्ति हुआ है, नियुक्ति ने मनोनयन हुआ है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नंबर 46वां था। क्या था? 46वां। अभी 47 नंबर पर जो है मुख्य न्यायाधीश बोबड़े, ये अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों का समीक्षा करती है। तो ये जो श्रेय जाता है सार्वजनिक लेखा समिति के पास जाता है। किनके पास जाता है? सार्वजनिक लेखा समिति के पास। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था। तो ये औरंगजेब ने दिया था। किन्हें दिया था? औरंगजेब ने। तो सिख धर्म के एक और गुरु थे जिसे जहांगीर ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे मरवा दिया था, उस गुरु का नाम बताना, उस सिख गुरु का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए अभी तक मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, तो आपको सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे क्या होगा, आपको भी एक रिवीजन हो जाएगा और ज्ञान की भी बढ़ोतरी होगा। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो अग्नि का जो आविष्कार हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है। तो नील नदी के देवता को हम लोग बोलते हैं ओडिसिस। क्या बोलते हैं? ओडिसिस के नाम से हम लोग पुकारते हैं। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज कहते थे। तो ये जो कहते थे यूनानी कहते थे। कौन कहते थे? यूनानी लोग जो अपने आप को कहते थे केंद्रीय राज बोला करते थे अपने आप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा का हस्ताक्षर है। तो ये हस्ताक्षर किनका है ये आपको बताना है। किनका हस्ताक्षर है? तो हेनरी 7 का। किनका हस्ताक्षर है? हेनरी 7 का इस पर हस्ताक्षर है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 28 के ऊपर। किस पर? 28 के ऊपर क्वेश्चन। 27 नंबर था। 1 मिनट,
प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा का हस्ताक्षर था? तो ये हस्ताक्षर था किंग जॉन का। किनका था? किंग जॉन का हस्ताक्षर था इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर आइए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था? तो ये जो श्रेय जाता है आपका अब्राहम लिंकन। कल के सेट में भी था, अब्राहम लिंकन को जाता है। 1917 के समय में जो रूस में क्रांति हुआ था, उसमें जो रूस के अंतिम राजा थे उनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम था? जार निकोलस द्वितीय। मेन कैम्प के लेखक कौन है? मेन कैम्प के लेखक का नाम है एडोल्फ हिटलर। क्या नाम है? एडोल्फ हिटलर जो है मेन कैम्प के लेखक का नाम है। ठीक है, ये आपका आज हो गया 90 क्वेश्चन। ये 3 सेट आपका यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो आपको हम जो क्वेश्चन दे देते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसे कि झारखंड में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सीटों की संख्या झारखंड में 14 है और राज्यसभा के सीटों की संख्या 6 है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों की संख्या झारखंड का 6 है और लोकसभा में 14 है। ये चीज़ आपको याद रखना है। संविधान संशोधन का जो अधिकार भारत को मिला है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कल मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय गीत के बारे में कि राष्ट्रीय गीत कौन सा बुक से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो लिया गया है आनंद मठ नामक बुक से लिया गया है, जिस बुक के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम था? बंकिम चंद्र बीसी चटर्जी। क्या नाम था? बीसी चटर्जी ने अब आनंद मठ किताब से लिया था, जिन्हें 1896 में 1896 में कब 1896 में पहली बार इससे गाया गया था। कब गाया था? 1896 में कांग्रेस अधिवेशन के समय में पहली बार गाया गया था। उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। क्या नाम था? रहीमतुल्लाह सयानी। और इस गीत को गाने का जो समय निर्धारित किया गया है 1 मिनट 5 सेकेंड। कितना सेकेंड? 1 मिनट 5 सेकेंड निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हम लोग हाथी को घोषित करते हैं। किसे घोषित करते हैं? हाथी को घोषित करते हैं। इसके अलावा कल एक बुक के बारे में बात मैंने किया था, उस बुक का नाम था आपका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके जो राइटर थे जे एम, क्या नाम उनका था? राइटर का नाम था जे एम किन्स। क्या नाम था? जे एम किन्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पूछता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करेंगे। बड़ों को नमस्ते, छोटे को मेरा प्यार। और आप लाइफ में खुश रहिए। जब भी मौका मिले दूसरे को पढ़ाइए, ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। वीडियो पसंद पर आया होगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।